अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह अभियान चल रहा है। देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में लोग राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। प्रदेश से अब तक 150 करोड़ समर्पण राशि इकट्ठा हुई है। जी मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश के लोगों ने अनुमान से बढ़कर दान दिया। वहीं छत्तीसगढ़ से करीब 35 करोड़ समर्पण निधि इकट्ठा हुई है। 15 जनवरी से शुरू हुआ धन संग्रह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धन संग्रह अभियान का एक बड़ा जिम्मा है राजेश तिवारी साहब पर। विश्व हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। सर, धन संग्रह का अभियान चल रहा है लगातार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से पूरे देश के अंदर 15 जनवरी से माघ पूर्णिमा तक ये 27 फरवरी तक अभियान चल रहा है और इसमें हमारे कार्यकर्ता घर घर, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जा रहे हैं। लगातार टोलियां हमारी संपर्क कर रही हैं और ये संपन्न है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला अभियान है। अभी तक इतने सारे गांव में कोई नहीं पहुंचा और वहां पहुंचा ही नहीं है, उनका समर्पण भी प्राप्त कर करके और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इस कार्य में तत्परता दिखा रहे हैं। बहुत दिल खोल करके और मुक्त हस्त से भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये अनुभव किया, जहां हम 1 लाख रुपए की अनुमान लगा करके पहुंचते हैं संपर्क करने, वहाँ लोग 5 लाख देते हैं और जब 5 लाख का अनुमान लगाते हैं 25 लाख दे रहे हैं और लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपया तक दिया है। हमारा अनुमान हमने संपर्क करने का लगाया था कि हम 100% घरों में, राम भक्तों के घरों में पहुँचे और उसमें हम 80% तक पहुँच गए हैं। अभी जो हिसाब आया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। और हम अभी इस राशि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा सकते, बता सकते पूरा, क्योंकि संग्रह हो रहा है और लगभग 250 करोड़ रुपया ये हमारे पास ऐसा अनुमान है कि आ चुका है और बैंक में जमा हो चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ ये वनवासी अंचल का क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ भी अगर हम ध्यान करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेरे पास सूचना है 32 करोड़ रुपया तक तो जमा हो चुका था। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। 22 फरवरी से नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के दौरे शुरू हो रहे हैं। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि संगठनात्मक तरीके से और बेहतर प्रबंधन के साथ कार्यकर्ता जुटे हैं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव कैसे जीते, उस पर चर्चा की गई। एक बूथ पर बीजेपी को मजबूत किया जा रहा है। उप समितियों से भी सुझाव मांगे गए हैं, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बीजेपी के जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे, जो कार्यकर्ता योग्य है उसको मौका मिलेगा। नगर निकाय के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तक और आगामी समय में आने वाले पंचायत के चुनावों तक बूथ पर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मेरा दौरा भी 22 तारीख से नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रारंभ हो रहा है। तो सामूहिकता के आधार पर निर्णय होते हैं, कौन कार्यकर्ता कहां पर चुनाव जीतेगा, इसके लिए कौन कार्यकर्ता योग्य है, सब मिल बैठ करके सोच करके तय कर देंगे और वो सब चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। सरकार का विरोध करने की प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से ही मारपीट पर उतरा। कांग्रेस के 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दरअसल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में पीसीसी दफ्तर में बैठक हो रही थी और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर तीखी बहस होने लगी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पारिवारिक मामला है। हमारे यहाँ इस बात की होड़ हुई है कि उस क्षेत्र को मैं बंद कराऊंगा, दूसरे क्षेत्र को मैं बंद कराऊंगा।
2 वर्करों ने कहा कि हम आप अपने क्षेत्र में बंद कराइए, हम अपने क्षेत्र में बंद कराएंगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं है। इतनी संख्या में भोपाल के हमारे कार्यकर्ता आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और अगर इस बात का विवाद होता है कि मैं उस क्षेत्र में काम करूँगा, बंद कराने का मैं इस क्षेत्र में करूँगा, हम तो उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस, एक्चुअल कांग्रेस यही है, एक्चुअल कांग्रेस यही है। उस समय भी जब सरकार में गलती से आ गए थे तब भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। जनता इनके चरित्र को जानती है और बेहतर तरीके से जानती है, और अब तो इनके झूठ और छल कपट को भी जनता ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। इसलिए वो यही करेंगे जो वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान महिलाओं ने केंद्र और राज्य सरकार से सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। महिलाओं ने घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने से घर का बजट बिगड़ने को लेकर विरोध जाहिर किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि जिन महिलाओं को कोरोना काल के समय बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ढोक ढकोसला करते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का, लेकिन जिस तरह से गैस सिलेंडरों में की कीमतें आए दिन बढ़ती रहती है, वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जा रहा है। बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने ग्वालियर में पदयात्रा निकाली। महाराजबाड़ा से बाराद्वारी तक कांग्रेसियों ने 12 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने 20 फरवरी को पदयात्रा के जरिए कांग्रेस के भारत बंद के लिए आम लोगों का भी समर्थन मांगा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ ये पदयात्रा यहां पर निकाली गई। महंगाई और कृषि कानून के विरोध में ये पदयात्रा 12 किलोमीटर तक कांग्रेसियों ने ये पदयात्रा निकाली। साथ ही साथ 20 फरवरी को इसके जरिए भारत बंद की बात भी यहां पर कही गई है। आम लोगों के समर्थन की अपील भी यहां पर कांग्रेसी करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से यहां पर बैलगाड़ी लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नजर आए। आज किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जो बाड़े से लेकर मुरार तक 12 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। और सब लोगों की ये की मांग है कि किसानों की जो हो रहा अत्याचार है उसको ख़त्म करें और ये काला कानून वापस लें। तो किसान पिछले कई दिनों से काले कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को माने। केंद्र और राज्य सरकार गुड गवर्नेंस के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत भयावह है। एमपी के अफसर पीएमओ की भी बात नहीं सुनते। शिकायतों के पेंडिंग मामले चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश से पीएमओ की ओर से भेजी गई 47,000 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया। पीएमओ ने शिकायतों पर कार्रवाई के लिए रिमाइंडर तक भेजे हैं। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। यहां आने वाली शिकायतों का निपटारा करना तो दूर, अफसर ऑनलाइन मिलने वाली शिकायतें देखने के लिए लॉगिन तक नहीं कर रहे। अब सीएम हेल्पलाइन कार्यालय की ओर से ऐसे अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है जो कि लॉगिन नहीं करते। योजना संचालक ने लापरवाह अफसरों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन उसका भी असर नहीं दिख रहा। तो मध्य प्रदेश में जनता की शिकायतों के पेंडिंग मामले और अफसरों की मनमानी पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बड़े बड़े दावे कर सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई थी, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति है कि सीएम हेल्पलाइन को ही खुद हेल्प मांगनी पड़ रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस कार्यालय ने उजागर किए? क्या 10 जनपद या फिर पीसीसी कार्यालय से किया गया? ये
सीएम हेल्पलाइन ही ये शिकायत कर रही है कि सैकड़ों जो अधिकारी हैं वो उनकी साइट को लॉगिन ही नहीं करते, तो शिकायत का रिड्रेसल कैसे करेंगे। ये मध्य प्रदेश की एक अराजक स्थिति है प्रशासनिक व्यवस्था की कि सीएम हेल्पलाइन को ही हेल्प मांगनी पड़ रही है, उसे खुद शिकायत करनी पड़ रही है कि लॉगिन ही नहीं करोगे तो शिकायतें काम, और डिस्पोजल रोज हो रहा है, लाखों शिकायतों का डिस्पोजल हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था है कि वो अपनी प्रामाणिकता, अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखे, और इसीलिए उन्होंने अगर इस प्रकार की कोई बात आई है तो उसको लेकर उल्लेखित किया है। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा है, उस मंशा पर कहीं किसी प्रकार से लेश मात्र भी संदेह पैदा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पथ विक्रेता योजना के तहत आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अब आगे तय करना है कि जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वो काम बड़े लोगों को ना दिया जाए। सीएम ने कहा कि बड़े लोग छोटे धंधों में न आए। सीएम ने ऐलान भी किया है कि स्ट्रीट वेंडर को परेशानियों से बचाने के लिए सरकार पहचान पत्र देगी। ये कोशिश जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर जैसी और योजना मेरे वित्त मंत्री आज यहां बैठे हुए हैं, और स्वरोजगार की योजनाएं बनाना है भाई। कैसे पैसा उपलब्ध करा पाए ताकि काम धंधा करके अपने बेटा बेटी बहनें अपने दम पर अपने काम धंधे को आगे बढ़ा के इज्जत से शान के साथ जिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिंटू हॉल में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता लोन वितरण योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने राज्य के 40,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज का 10,000 का लोन दिया। कार्यक्रम में सीएम ने विदिशा के ढोलखेड़ी इमलिया के वीरेंद्र सिंह से बात की। इस दौरान सीएम ने 1999 के एक हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें वो इमलिया गांव के पास सड़क हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। सीएम ने उनकी जान बचाने के लिए गांव के लोगों का धन्यवाद किया। कि जैसे इस मिंटो हॉल में मेरी बहनें मास्क लगाकर बैठी हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है। बड़ी तेजी से कोरोना के प्रकरण फिर से सामने आ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अभी भी कोरोना कहर मचा रहा है, इसलिए हम निश्चिंत ना हो जाएं। मैं जहां देखता हूं आजकल लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। कोरोना बहुत बड़ा दुश्मन है मानवता का, उससे सावधानी रखें, मास्क लगाना ना छोड़ें, बाजारों में भीड़ से भी बचें, दूरी बनाए रखें। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से कोरोना वायरस से अलर्ट रहने को कहते हुए सीएम ने ये भी कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है। महाराष्ट्र, केरल में कोरोना के मामले हाल ही के दिनों में बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना को लेकर बुरा हाल है। इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए सीएम यहाँ पर नजर आए। तो वहीं सीधी सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने जहां पर कल सीधी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की है, तो वहीं आज भोपाल लौटने के बाद फिर से सीएम ने मामले को लेकर अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, जो गलती करेगा वह दंड पाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने सड़क की मरम्मत और क्रेन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए जल्द से जल्द प्लान बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने पूरे प्रदेश में बसेस की फिटनेस और ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रदेश में घाटों, दुर्गम मार्गों, खराब सड़कों का सर्वे करने को कहा है। सीएम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्शन मोड में सीएम नजर आ रहे हैं, जहां पर एक और उन्होंने सीधी में ये बैठक की, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो भोपाल की है, जहां पर अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिया ताकि आइंदा ऐसी घटना घटित न हो और इसको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, ये भी दिशा निर्देश वहां पर अधिकारियों को दिए गए।
तो सीधी में मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छुइया पहाड़ी में बनी करीब 4 किलोमीटर लंबी नहर की सुरंग में लापता लोगों की तलाश हो रही है। रेस्क्यू के लिए इलाहाबाद से आर्मी की टीम को बुलाया गया है। मंगलवार को बेकाबू होकर बस नहर में गिर गई थी। हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। 7 लोगों को इस पूरे हादसे में सुरक्षित बचा लिया गया। सीधी में हुए बस हादसे के बाद से मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इस बात को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान कई बसेस में नियमों की अनदेखी पाई गई, जिस पर परिवहन मंत्री ने अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी तरह की लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी कमियां आ रही हैं उनको नोट किया जा रहा है, लेकिन पहले यात्रियों को हम लोग विधिवत छुड़वा रहे हैं, उसके बाद में जब्त कर। देखिए इसमें इसकी डेट ही नहीं है। ये कब का लगा हुआ है? 1 साल 6 महीने का लगा हुआ है। इसकी डेट होती है। अगर घटना घट जाएगा भी तो ये काम ही नहीं करेगा। संपर्क लाइन से कार्रवाई होना है। सब पहले हमारा सोचना है कि पैसेंजर को छोड़े, फिर थाना जब्त कर दें। भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बसेस की फिटनेस का जायजा लिया। इस दौरान बसेस में सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी पाई गई। बसेस में फर्स्ट एड बॉक्स, टूल्स तो छोड़िए, इमरजेंसी गेट तक सही नहीं है। बस यात्रियों का ये कहना है कि ऐसी जांच हमेशा होनी चाहिए ताकि हादसों को रोका जा सके। सीधी हादसे के बाद प्रशासन अब सख्ती दिखा रहा है और बसों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि बसों में जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को फुलफिल यहाँ पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये बताइए क्या क्या चेकिंग हुई है आपके बस में? सब हुई है साहब। लाइसेंस हुई है, कागज के हुए और अपना ये फास्ट एड हुआ है। ये था कुछ सब कंप्लीट है। किराया सूची भी लगी हुई है गाड़ी में। आग बुझाने की वो भी है, लाइसेंस भी है। सिर्फ वर्दी नहीं है ड्राइवर कंडक्टर के पास, और सब कंप्लीट है। सब कुछ कंप्लीट है। उसके इसमें चेकिंग की जा रही है बसों की, और बसों में यदि सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है तो उनके ऊपर बाकायदे कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सीधी घटना हुई थी, सीधी में जो घटना हुई थी उसके बाद ये सख्ती दिखाई जा रही है। मानते हैं सही है, बसों को चेक करना चाहिए कि सही है? चेक करना तो सही है ना। है चीजें हैं, सब चीज है, अवेलेबल है। होना चाहिए, होना भी चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्या आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर है ये चेकिंग ऐसे हो? बिल्कुल सर, होनी चाहिए। हाँ। बसों में चलते हैं तो एक हादसे ना हो। बिल्कुल सर, सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए साथ में। बस में आने जाने का मतलब पूरा ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस वगैरह चेक होना चाहिए प्रॉपर टाइम्स पे, हमेशा चेक होना चाहिए। ये बसों में अब क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स को इनको पूरा फुलफिल करना है इनको, और यदि ये बसें जिनमें सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है या वो फुलफिल नहीं करते हैं, आरटीए के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जब्त भी की जाएगी। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। सीधी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जबलपुर में परिवहन अमला एक्टिव हो गया है। परिवहन विभाग सड़कों पर उतरकर चेकिंग कर रहा है। आरटीओ की टीम ने आईएसबीटी दीनदयाल चौक पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस चालक ने आरटीओ पर ड्रॉप दिखाने की कोशिश की। इसके बाद आरटीओ संतोष पाल ने बस संचालक को जमकर फटकार भी लगाई। चेकिंग के दौरान 2 बसेस में स्पीड गवर्नर आरटीओ नहीं मिला। इस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। बताते चले आपको कि कल भी यात्री वाहनों की औचक जांच में 48 में से 12 बसेस में खामियां मिली थी। क्या पूछना है इसमें? क्या पूछना है? कानून बताएगा मेरे को। मेरे से पूछ कर करूँगा जुर्माना। मेरे से पूछ कर करूँगा जुर्माना मैं। पूछ लेना था। तेरे से अनुमति ले करूँगा क्या? कानून तुमको लोगे और अनुमति तुमसे लेंगे। पूछ तो लेना था। दोबारा ध्यान रखना बात करने के पहले, समझ लिया? करवा देना, जहाँ ट्रांसफर करवा देना, ठीक? और अब बात
करते हैं इंदौर की, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। इसमें फरजान खान नाम का एक युवक पहले तो राहुल बनकर प्यार की उसने किया और फिर शादी के लिए लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। पीड़ित लड़की नाबालिग है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के मेघदूत गार्डन में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने फरजान खान को पकड़ा। पहले तो उसने अपना नाम राहुल बताया, लेकिन सख्ती से पूछने पर फरजान खान अपना नाम उसने बता दिया। फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों ने फरजान खान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उपरोक्त के आधार पर हमने उस युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था 363, 363, 354 और 3-5 मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अंतर्गत आरोपी गिरफ्तार हो चुका है इसमें, और ये प्रकरण के संबंध में विवेचना की जा रही है। तो वहीं इंदौर में 70 करोड़ ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में एक और आरोपी हिरासत में लिया गया है। कुछ दिन पहले पकड़े गए आरोपी रईस ने पूछताछ में शाहिद का नाम बताया था और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी शाहिद को कूट परिसर से हिरासत में लिया। आरोप यह है कि शाहिद ने रईस के साथ मिलकर लॉकडाउन में 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बेच दी थी। अब पुलिस आरोपी शाहिद से उन लोगों के नाम पूछ रही है जिन्होंने ड्रग्स खरीदी। बताते चले आपको कि अब तक मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहिद नाम के एक शख्स को अभी हिरासत में लिया गया है। इनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे अपराध में रहा है। इनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसका नेटवर्क पूरा अभी जो है वो अनकवर हो रहा है और जिस प्रकार साक्ष्य आ रहा है उस अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं रतलाम जिले के नामली में एक किसान अपने परिवार के साथ नामली नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठा है। परिवार का एक सदस्य पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर है। परिवार का यह आरोप है कि प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन न्याय मिलने के बजाय प्रशासन उल्टा उन पर ही कार्रवाई कर रहा है। पूरा मामला पारिवारिक विवाद का है। धरने पर बैठे अशोक चौहान का आरोप है कि उनके और उनके काका के परिवार के बीच सालों पहले ही बंटवारा हो चुका है, लेकिन सिर्फ परेशान करने के इरादे से दूसरे पक्ष ने बीच में दीवार उठा दी। इस कारण अशोक और उसके परिवार का अपने हिस्से में आना जाना बंद हो गया। जिस जगह दीवार खड़ी की गई है वो जमीन सरकारी है और ऐसे में अशोक जैन ने प्रशासन से उस जगह रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने पर अब परिवार ने धरने का रास्ता अख्तियार किया। हमारा पुश्तैनी रास्ता है जो सरकारी जमीन है, उसके लेके विवाद है। महेश ने करीब 6 महीनों से सारी चीज जानकारी अधिकार और सारी चीज उनके जो शिकायतें करी वो नगर परिषद में, तहसील में, एसडीएम में सारी जगह उसको अवगत करा चुका है, लेकिन 6 महीने से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप तो यहाँ लड़ झगड़ के आइए और सिर फुड़वा के आइए, उसके बाद हम आपका कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दमोह में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नई कृषि उपज मंडी के कर्मचारी एक शादी समारोह से रात में वापस लौटे थे। कार से उतरकर बाकी के लोगों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में कृषि मंडी कर्मचारियों को लेकर एक और कार आई, लेकिन ये बेकाबू होकर पहले से खड़े लोगों पर चढ़ गई। इस हादसे में एक कर्मचारी नरेश तिवारी की मौत हो गई। पिलर से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है। इधर टीकमगढ़ में छात्रों की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जानकारी ये मिल रही है कि वीडियो विवेक कोचिंग सेंटर के बाहर का है, जहां पर कुछ छात्र आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। आरोप है कि कोचिंग सेंटर संचालक बीच बचाव करने के बजाय तमाशा देखता रहा और कुछ छात्र मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए। मामले में पुलिस का यह कहना है कि शिकायत आने पर जांच कर कार्रवाई होगी। जीएमपीसीजी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और मध्य प्रदेश में मौसम का अचानक मिजाज बदल गया है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। कई जगह आकाशीय बिजली भी गिरी है। आपको इस वक्त हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैतूल की है। यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और 10 मवेशियों की मौत हो गई। ओलावृष्टि से फसल भी बर्बाद हो गई। दूसरी तस्वीर धार की है। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा।
तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो झाबुआ की है। यहाँ पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। फसल को काफी नुकसान हुआ। बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है।